नमस्कार। सॉल्यूशन चैप्टर तो ख़त्म हुआ बेटा। अब एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1 है। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1, रासायनिक बलगतिकी। किसे कहा जाता है रासायनिक बलगतिकी? पहले समझा लेते हैं रासायनिक बलगतिकी किसे कहा जाता है। भौतिकी रसायन की वह शाखा, भौतिकी रसायन की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है, केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। भौतिकी रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहलाती है। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहलाती है। मान लेते हैं कि अति सूक्ष्म समय अंतराल dt में यदि अभिकारक की सांद्रता में x की कमी होती है तो अभिक्रिया का वेग जो होता है, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के वेग की यूनिट या अभिक्रिया की दर की यूनिट, अभिक्रिया के वेग या दर की यूनिट या मात्रक बोल देते हैं, यूनिट बराबर dx यहाँ पर सांद्रता है। सांद्रता का मतलब मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर। और समय का मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। समय का मात्रा क्या होता है? सेकेंड। तो क्या हुआ यहाँ पर? बराबर हुआ मोल लीटर घात -1 सेकेंड घात -1। हो सकता है बहुकल भी प्रश्न आ जाए, लिखित में अभिक्रिया की दर की यूनिट है, अभिक्रिया की दर का मात्रक है, तो मात्रक जान गए, मोल लीटर की घात -1 और सेकेंड की घात -1 होता है। तो एकांक समय में अभिकारक क्या है? उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यदि सूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक की सांद्रता
में x की कमी होती है तो अभिक्रिया का वेग dx/dt। अभिक्रिया के वेग की यूनिट, अभिक्रिया के वेग की यूनिट कैसे निकालेंगे, यानी मात्रा कैसे निकालते हैं। ये सांद्रता का मात्रक, कंसंट्रेशन का मात्रक। कंसंट्रेशन का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक हमें मालूम है तो हमें अभिक्रिया के वेग की यूनिट मालूम हो जाएगी। तो अभिक्रिया के वेग की यूनिट निकाल ली हमने, क्या है, मोल लीटर घात माइनस सेकंड घात माइनस होते हैं। ठीक, याद रखना है अभिक्रिया के वेग की यूनिट। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया के वेग को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जैसे सांद्रण, सांद्रण, अभिक्रिया वेग को सांद्रण, दाब, प्रेशर, ताप, उत्प्रेरक, ये सब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन है, सांद्रता, दाब, ताप और उत्प्रेरक, ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो सांद्रता अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करती है, ध्यान से सुनिएगा। यदि इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, अभिकारक अणुओं की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ने से उनके मध्य परस्पर प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जब एक इकाई आयतन में, एक निश्चित आयतन में अभिकारक अणु ज़्यादा होंगे तो अभिकारक अणु आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। जब टकराएंगे, इसे ही कह रहे हैं कि उनके मध्य जो परस्पर प्रभाविकारी टक्करें होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। दाब, अभिकारक अणुओं पर दाब बढ़ाने पर, एक इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं पर दाब बढ़ाने पर उसका आयतन कम हो जाता है। तो जानते, बॉयल्स लॉ सब लोग जानते हैं क्या होता है ना, यही तो होता है। आप दाब बढ़ा रहे हो तो आयतन क्या होगा, कम होगा। इकाई आयतन में यदि अभिकारक अणुओं पर दाब बढ़ा दें तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयतन जब कम हो जाता है तो अभिकारक अणुओं की एक जो आयतन जो कम हुआ उसमें उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जिससे प्रभावकारी अणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। यदि हम अभिकारक अणुओं का दाब बढ़ाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे अणुओं के मध्य प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। रही बात ताप की, ताप में क्या लिखेंगे, जब ताप बढ़ाएंगे तो जो अणु अधिक सक्रिय नहीं होते हैं तो उनको उचित गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। जो उचित गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो वो भी सक्रिय हो जाते हैं और परस्पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है। याद रखना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है। कई बार बहुकल्पी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तभी बात करेंगे, फिर भी आप जरूर याद कर लेना कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, सांद्रण अगर बढ़ा दिया जाए अभिकारक अणुओं का इकाई आयतन में तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और जिससे परिणाम स्वरूप क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अगर दाब बढ़ाएंगे, अभिकारक अणुओं पर दाब बढ़ा दें तो आयतन कम हो जाता है। जब आयतन कम हुआ तो अभिकारक अणुओं की परस्पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ताप बढ़ा देते हैं तो अभिकारक अणुओं को उचित सक्रिय ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जिससे वह सक्रिय हो जाते हैं और उनके मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि
अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। निगाह रखना, मैंने जो बताया क्वेश्चन उसे पढ़ते चलना। तो धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है आणविकता और कोटि, क्वेश्चन यहीं से आता जाता रहता है और शुरुआत हुई, पढ़ते रहिएगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को आणविकता कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यदि अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग ले रहा है तो उसकी आणविकता 1 होती है, उसे एक अणु की अभिक्रिया कहा जाता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेते हैं तो उसे द्विअणु अभिक्रिया कहा जाता है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 3 अणु भाग ले रहे हैं तो उसे त्रिअणुक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि बहुत कम ऐसे रिएक्शन है जिनकी आणविकता 3 से ज़्यादा होती है, आणविकता 3 ही तक सीमित है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। तो आणविकता की परिभाषा जानेंगे सब लोग, बार बार भाई साथ साथ पढ़ते रहिएगा, बार बार दोहराइएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को आणविकता कहते हैं। आणविकता कहते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 1 है तो एक अणु की अभिक्रिया है, 2 है तो द्विअणु की अभिक्रिया, 3 है तो त्रिअणु का। आणविकता को पहचानना थोड़ा आसान सा होता है। जिससे यहाँ लिखा है अमोनियम नाइट्राइट, एग्जाम्पल देखें। अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, इसको गर्म कर दें, इसको गर्म कर दिया। जब इसको गर्म कर दिया तो यह टूटता है नाइट्रोजन में। अमोनियम नाइट्राइट को पढ़ भी लेना, बड़ा बढ़िया सा सेक्शन है, आगे नाइट्रोजन पढ़ाना भी है। तो अमोनियम नाइट्राइट को जब गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस बनती है और पानी बनेगा H2O। वो यहाँ 2 होने के 2 से गुणा कर दिया, सब बैलेंस हो गया। तो इस अभिक्रिया में अमोनियम नाइट्राइट का एक अणु भाग लेता है। इसके पीछे कोई संख्या से गुणा नहीं किया गया, इसका मतलब एक अणु भाग ले रहा है अमोनियम नाइट्राइट का। इसके मतलब इसकी आणविकता कितनी है, आणविकता कितनी हो गई, 1। आणविकता कितनी हो गई, आणविकता कितनी है, बराबर 1, क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में अमोनियम नाइट्राइट का एक अणु भाग ले रहा है। अगला एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है H2 + Cl2 और सनलाइट में रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन क्लोरीन का संयोग होगा, सब लोग जानते हैं, Cl गैस बन जाएगी। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो उससे गुणा करेंगे। इसमें एक अणु हाइड्रोजन का और एक अणु क्लोरीन का भाग ले रहा है। इसके पीछे कोई संख्या नहीं तो 1 है, इसके पीछे कोई संख्या नहीं तो 1 है। तो हाइड्रोजन का एक अणु भाग ले रहा है, क्लोरीन का एक अणु भाग ले रहा है, तो कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2। आणविकता कितनी हो गई इसकी, आणविकता कितनी हो गई, आणविकता कितनी हो गई, आणविकता बराबर 2 हो गई, है ना।
यदि यहाँ पर और भी उदाहरण ले लें, अब तो आप जान ही जाओगे कितनी आणविकता हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है CH3 COO C2H5 और यहाँ लिखा है H2O और अम्ल एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, यहाँ बनेगा CH3 COOH प्लस C2H5OH। तो एक अणु एथिल एसीटेट का भाग ले रहा है और एक अणु जल का भाग ले रहा है, तो आणविकता कितनी होगी इसकी? आणविकता कितनी होगी? 2। कुल आणविकता कितनी हुई भाई? आणविकता कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है भाई। यहाँ लिखा है, अगला उदाहरण दे देते हैं। यहाँ लिखा है FeCl2 और यहाँ लिखा है FeCl3। अब यहाँ बन गया FeCl2 और बन गया SnCl4 बना, है ना। तो SnCl4 बना भाई, तो यहाँ क्या करते हैं, 2 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 2 8, यहाँ 2 से गुणा करके देख लेते हैं। तो 3 दूनी 6 2 8, 2 दूनी 4 4 8 SN 1 है, तो ये 2 लिखा है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अणु इसका भाग ले रहा है, 2 अणु फेरिक्लोराइड का भाग ले रहे हैं। बैलेंस है बेटा, देख लिया। 2 Fe2 है, Cl कितने हैं? 3 दूना 6 2 8, 2 दूना 4 4 8, तो 2 अणु इसके भाग ले रहे हैं, एक अणु इसका भाग ले रहा है, तो आणविकता कितनी हो गई? 3। आणविकता बराबर कितनी हो गई? 3। जहाँ समझ में आए तो पूछ सकते हैं बेटा, पहले मुझसे निकलता है पूछ सकते हैं, आप वहाँ से मुझसे पूछ तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी है, आप मैंने इस प्रकार से जो आपको समझाने का प्रयास किया है, हो सकता हो आप जान गए होंगे और न जानने का प्रयास कीजिएगा, जरूर जान जाओगे। जरूर जान जाओगे, पढ़ते रहिएगा। आणविकता बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को आणविकता कहते हैं। अमोनियम नाइट्राइड का एक अणु भाग ले रहा है, इसीलिए इसकी आणविकता कितनी है? 1। यह एक अणु अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु क्लोरीन का भाग ले रहा है इस रासायनिक अभिक्रिया में, इसलिए आणविकता कितनी हो गई? 2 है। एक अणु एथिल एसीटेट का, इसके नीचे नाम लिख लेना, एथिल एसीटेट है। एक अणु जल का है, 2 अणु हो गए, आणविकता कितनी हो गई? 2। एक अणु स्टेनस क्लोराइड का है, 2 अणु जो है फेरिक क्लोराइड के हैं, और टोटल अणु कितने हो गए? टोटल 3 हो गए, यानी 3 हो गए। आणविकता कितनी हो गई? 3। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? आणविकता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आणविकता कोटि। आणविकता कभी शून्य नहीं होती, ध्यान रखना। आणविकता कभी शून्य नहीं होती। आणविकता सदैव धनात्मक और एक पूर्णांक संख्या में होती है। आणविकता सदैव धनात्मक होती है और एक पूर्णांक संख्या में होती है। आणविकता जो होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता है, उसकी क्रिया विधि के आधार पर निर्धारित की जाती है। आणविकता कभी शून्य नहीं होती, याद रखने योग्य बात है। आणविकता कभी शून्य नहीं होती। आणविकता सदैव धनात्मक होती है और एक पूर्णांक संख्या में होती है। आणविकता को किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आणविकता को किसी रासायनिक क्रिया विधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आणविकता कोटि में अंतर बहुत बार पूछा गया है। कोटि किसे कहा जाता है? तो आणविकता कोटि में, कोटि के बारे में समझा लेते हैं, चाहे कोटि में समझ लीजिएगा भाई। किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वालों की वह न्यूनतम संख्या जिसके सांद्रण का परिवर्तन अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जिसके सांद्रण का परिवर्तन अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जिसके सांद्रण का परिवर्तन अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की क्या कहलाएगी? कोटि।
जैसे यहाँ लिखा हुआ है H2 + Cl2 और ये सनलाइट में रिएक्शन हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन हो रहा है, तो ये 2HCl बन रहा है। क्या बनेगा? 2HCl ये बनेगा। आणुता तो जान चुके, आणुता कितनी है इसकी? आणुता कितनी है? 2 है, क्योंकि एक अणु हाइड्रोजन का, एक अणु क्लोरीन का भाग ले रहा है। टोटल आणुता कितनी हो गई? 2 हो गई। लेकिन इसकी जो कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कोटि, इसकी कोटि बराबर कितनी है? 0 है। देख एक बात ध्यान सुनिएगा, कोटि जो होती है वह प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। आप रिएक्शन को देखकर उसकी कोटि को पहचान नहीं सकते, इसलिए कुछ रिएक्शन आप याद कर लेंगे, क्योंकि कोटि जो होती है वह प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे H2O Cl2 का सूर्य के प्रकाश में जो संयोग है वह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यह ऐसा प्रयोगों के द्वारा ज्ञात हुआ है, ऐसा जो है वह प्रयोगों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती हाइड्रोजन की सांद्रता की घात 0 और क्लोरीन की सांद्रता की घात 0। ऐसा किसके द्वारा ज्ञात हुआ है? प्रयोगों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, अगर आएगा तो यही वाला उदाहरण आता है, रिएक्शन दे देगा हाइड्रोजन क्लोरीन, अभिक्रिया की कोटि लिखिए, कारण सहित बताएं तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो सूर्य के प्रकाश में संयोग शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो कारण क्या देंगे? क्योंकि अभिक्रिया की दर हाइड्रोजन और क्लोरीन के, ये जो बड़ा सा कोष्ठक बना है काहे का है? कंसंट्रेशन का। क्लास 11th में हमने आपको पढ़ा रखा है कि ये काहे का नियंत्रण है? एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, जिसे मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो इसकी सांद्रता की घात कितनी है? 0। सांद्रता की घात कितनी है? 0। तो क्या लिखेंगे? जो अभिक्रिया की दर है समानुपाती हाइड्रोजन की सांद्रता की घात 0, क्लोरीन की सांद्रता की घात की 0 के बराबर होती है। ये तो एक उदाहरण हो गया। ये और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है एथाइल एसीटेट लिखा हुआ है, एथाइल एसीटेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है H2O, हमने आपको बता रखा है क्योंकि प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। और क्या बनेगा? एथाइल अल्कोहल, ये बन जाएगा एथाइल अल्कोहल, ये बनेगा बेटा, ठीक है, ये बनेगा। अब इसकी कोटि कितनी है? कोटि बराबर है 1। इसकी कोटि कितनी है? कोटि बराबर कितनी हुई? 1। अब इस रिएक्शन को देखकर नहीं जान सकते, अब मेरी बात समझने का प्रयास करो। कोटि कितनी है इसकी? 1 है। कैसे है? समझो, यह प्रयोगों के द्वारा ज्ञात हुआ है, फिर भी आप कोशिश करते हैं जान पाए। प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है। अभिक्रिया की दर केवल एथिल एसीटेट के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया की जो रेट है किस पर निर्भर करती है? एथाइल एसीटेट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है, जल के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि जल बहुतायत में होता है, उसके कंसंट्रेशन को मापना संभव नहीं है। जल बहुतायत में होता है, उसके कंसंट्रेशन को मापना संभव नहीं है। अब मेरी बात समझ रहे होंगे। जैसे आप एथाइल एसीटेट को ले लें और नहर के पानी में डाल दें। यहाँ जो अपनी नदी बहती है, शारदा नदी, उसमें एथाइल एसीटेट को एक बोतल में लेकर जाएं और उसमें डाल दें, और फिर वहाँ से पानी भर लें, फिर पानी लें तो उसके कंसंट्रेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि जल बहुतायत में होता है। समझ गए होंगे ना? एथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन बदलेगा, ना कि जल का कंसंट्रेशन बदलेगा। एथाइल एसीटेट का कंसंट्रेशन बदलेगा, जल का कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा। इसलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? यानी एथिल एसीटेट का जो अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में जो जल बहुटन है, वो किस कोटि की अभिक्रिया है? वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक बेटा? क्यों है? क्योंकि अभिक्रिया की जो दर है वह एथाइल एसीटेट के एक अणु की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 1 है। तो अभिक्रिया की कोटि, आणविकता में अंतर पढ़ने का प्रयास करना। कोटि शून्य भी हो सकती है, आणविकता कभी शून्य नहीं होती, एक अंतर हो गया। समझ पाया? मैं अगले टर्न पर फिर अगले वीडियो में, यानी टर्न की बात बोलते हैं, अगले वीडियो में मैं भी आपको समझाऊंगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, आएगा कि अभिक्रिया की आणविकता कोटि में अंतर।
तो आणविकता कभी शून्य नहीं होती, जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आणविकता कभी शून्य नहीं होती। कोटि शून्य भी हो सकती है, जैसे आप दिखाई दे रहा है। कोटि कितनी है? शून्य। इस रिएक्शन के लिए कोटि कितनी है? शून्य है। आणविकता कभी शून्य नहीं होती, कोटि शून्य भी हो सकती है। समझ पाए ना? आणविकता जो है वह कोटि से अधिक भी हो सकती है, लेकिन कोटि कभी भी आणविकता से अधिक नहीं हो सकती। देखिए इस रिएक्शन में आणविकता कितनी है? 2 है, लेकिन कोटि कितनी है? 1 है ना? आणविकता धनात्मक हो सकती है, होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, जबकि कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है, पूर्णांक में भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। आणविकता अवक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर निर्धारित की जाती है, और कोटि मैंने कई बार जिक्र किया, कोटि प्रयोगों के द्वारा निर्धारित की जाती है। कोटि हम रिएक्शन को देखकर नहीं जान सकते कि उसकी कोटि कितनी है, क्योंकि जैसे यह प्रयोगों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि इस अभिक्रिया की जो रेट है केवल एथाइल स्टेट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है, जल के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती है। आणविकता और कोटि, यानी कोटि जो है आणविकता के बराबर तो हो सकती है, कभी अधिक नहीं हो सकती। आणविकता कोटि के बराबर भी हो सकती है और उससे अधिक भी हो सकती है। इतना पढ़ना बेटा, ठीक। आणविकता कोटि में अंतर जरूर याद कर लेना। मेरी बात मानते हैं ना? जो मैं कहता हूँ कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और कौन कौन सी टॉपिक्स पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, उसको आपको पढ़ ही लेना है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझो नुकसान में चले जाओगे, है ना? तो अगले वीडियो तक ये सब तैयार कर लीजिएगा। आणविकता किसे कहा जाता है, कोट किसे कहा जाता है, आणविकता और कोटि में क्या अंतर है, अभिक्रिया की दर किसे कहा जाता है, अभिक्रिया की दर की यूनिट क्या होती है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है? नमस्कार।